Today we'll just complete some 2 to 3 points which are left from this ट्रांसफर ऑफ टाइटल के जो एक्सेप्शंस हम कर रहे हैं उसके सम 2 to 3 points are left, so let us complete those. Okay, now yesterday we saw sale by official receiver, करेक्ट, और ऑफिशियल असाइनी और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी. तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया दैट हाउ अ लिक्विडेटर, व्हेन इज अ लिक्विडेटर अपॉइंटेड, व्हेन द कंपनी इज गोइंग इनटू द वाइंडिंग अप प्रोसीजर, करेक्ट. तो उस केस में किसे अपॉइंट करते हैं, लिक्विडेटर को. और ऑफिशियल असाइनी कब अपॉइंट किया जाता है, जब एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो जाता है. ठीक है, इन दोनों के जो ड्यूटीज हैं, ऑफिशियल रिसीवर हो या लिक्विडेटर हो, इन दोनों के जो ड्यूटीज हैं वो सेम होती हैं. ठीक है, द ड्यूटीज आर सेम. असेट्स को सेल ऑफ करो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो, है ना. तो अब ये असेट्स को जो सेल करते हैं, क्या ये असेट्स के ओनर्स हैं? अगर मैं ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर की बात करूं तो आर दीज द ओनर्स ऑफ दीज असेट्स? द आंसर इज नो. हु आर द ओनर्स? द कंपनी इज द ओनर और द इंडिविजुअल इज द ओनर, है ना. ये लिक्विडेटर और ऑफिशियल रिसीवर अपनी सिर्फ ड्यूटीज कर रहे हैं और इनकी ड्यूटी क्या है कि एसेट्स को सेल ऑफ करो. तो इस केस में ये दोनों सेलर बन जाते हैं. तो अगेन यहाँ पर वो बात प्रूव हो जाती है दैट in this case the seller is not the owner, is not the owner, but can he sell? The answer is yes. The person who will purchase it, will he get a good title? Again the answer is yes. ठीक है, तो आपको हर पॉइंट में यही समझते जाना है, ये हमने ऑलरेडी कल किया था. जस्ट अ शॉर्ट रिविजन. नाउ ऑल्सो देयर वाज अनदर पॉइंट ऑफ प्लेज, है ना. प्लेज भी हमने डिस्कस किया था, आज हम पढ़ लेते हैं प्लेज. ओके, प्लेज में आपने कौन सा एग्जाम्पल लिखा है अपने बुक में? द एग्जाम्पल विच आई गेव यू यस्टरडे रिगार्डिंग बैंक का आपने एक एग्जाम्पल लिखा था, राइट. बैंक एंड द बोरोवर. मिस्टर ए था, ए यहाँ पर एक बैंक है, ओके, इसने लोन दिया मिस्टर ए को, कितने का? 10 lakhs का, करेक्ट. मिस्टर ए ने बैंक को क्या दिया सिक्योरिटी के फॉर्म में? मिस्टर ए ने ज्वेलरी दे दी. तो अगर मिस्टर ए रीपे नहीं करता है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, तो बैंक के पास क्या रेमेडी बचती है कि ये ज्वेलरी जाके बैंक विल सेल दिस ज्वेलरी टू सम पर्सन, टू अ गोल्डस्मिथ और एटसेट्रा, और फिर वो वहां से अपने पैसे रिकवर करेगा. ठीक है, तो अब इस केस में क्या बैंक ये ज्वेलरी की ओनर है? द आंसर इज नो. बट कैन द बैंक सेल दिस ज्वेलरी? द आंसर इज यस. अगर वो सेल नहीं कर पाएगी तो अपना लोन कैसे रिकवर करेगी? करेक्ट. सो इन केस, तो यहाँ पर ना एक कंडीशन आ जाती है कि अगर मिस्टर ए रीपे नहीं कर रहा है ना, तो ही बैंक के पास राइट है कि वो जाके सेल कर सकता है ज्वेलरी. इफ मिस्टर ए इज विलिंग टू रीपे द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, then bank has no authority to sell the jewelry. ये ज्वेलरी सेल करने की नौबत कब आती है? जब मिस्टर ए रीपे नहीं कर रहा है लोन. ओके, सो supposedly if Mr. A runs away, then bank will sell the jewelry and recover the money. In this case, bank is not the owner, but can bank sell the jewelry? The answer is yes. ठीक है, so let us read down the 2 points which are given in pledge. ओके, देखो यहाँ पर सेल बाय पॉनी, है ना. कल हमने पढ़ा था पॉनी या प्लेजी, कुछ भी कह सकते हो, यू कैन यूज एनी वर्ड. सो सेल बाय पॉनी और प्लेजी. तो हमने जो एग्जांपल लिया था बैंक का और मिस्टर ए का, तो मैंने आपको बताया था बैंक कौन है इस केस में? बैंक बिकम्स द प्लेजी. ठीक है, और मिस्टर ए होता है प्लेजर. ये पार्टीज के नाम हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा है? सेल बाय पॉनी और प्लेजी. तो यहाँ पर सेल कौन कर रहा है? प्लेजी. और हमारे एग्जांपल में प्लेजी कौन है? बैंक. करेक्ट. सो बैंक इज सेलिंग द ज्वेलरी. ओके, तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं. ओके, क्विकली रीड क्या लिखा है इसमें. आपको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी है. अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, पॉइंट ए है, द प्लेजर मस्ट हैव मेड अ डिफॉल्ट. द प्लेजर मस्ट हैव मेड अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट. देखो, अगर ए पैसे लेके भाग जाता है तभी ही, ओनली इन दोस केसेस द बैंक हैज द राइट एंड द अथॉरिटी टू गो एंड सेल द ज्वेलरी. तो कहीं ना कहीं हम देखें
ज्वेलरी अगर बैंक सेल करती है वो इसलिए ही सेल करती है, एक ही रीजन होता है, क्योंकि इस केस में जो प्लेजर है उसने रीपे करने में कोई डिफॉल्ट कर दिया है. सो द वर्ड डिफॉल्ट इज इंपॉर्टेंट. एंड द सेकेंड कंडीशन सेज दैट द प्लेजी मस्ट हैव गिवन अ रीजनेबल नोटिस टू द प्लेजर. मतलब क्या, देखो मैंने आपको कल बताया था, जब बैंक ये ज्वेलरी को सेल करेगी, सेल करने से पहले उसे मिस्टर ए को एक नोटिस भेजना पड़ेगा that I am selling your jewelry and I'm giving you a last warning. If you really want to repay, you have to come within 2 days and repay the money. Else the bank will sell the jewelry. ठीक है, तो एक तो उनकी तरफ से एक डिफॉल्ट होना चाहिए, मिस्टर ए हैज मेड अ डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन. ओके, और द बैंक एंड, यहाँ पर वर्ड एंड है, ये दोनों दो कंडीशंस है, इट्स नॉट ईदर और. ऑल्सो जब वो रीपे नहीं कर रहा है तो बैंक एक रीजनेबल नोटिस सेंड कर देगा मिस्टर ए को, और वो नोटिस में ये लिखा होगा, it would contain the information that since you are not paying your installments, okay, since you are not repaying the money, we will sell your jewelry. So in case if you want to save your jewelry, come and repay the money. ठीक है, तो एक नोटिस भेजना जरूरी हो जाता है. So these are just two conditions जहां पर अगर बैंक ज्वेलरी का ओनर नहीं भी है पर फिर भी अगर वो सेल कर देता है ज्वेलरी, तो उसे हम वैलिड ट्रांजैक्शन मानेंगे, क्योंकि बैंक के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है. ठीक है, सो इन दिस केस बैंक इज नॉट द ओनर, बैंक इज नॉट द ओनर, ही इज जस्ट, बैंक इन दिस केस ओनली बिकम्स द सेलर. तो ये बैंक सेलर बन जाएगा और वो किसी को वो ज्वेलरी सेल कर देगा. तो ये जो बायर होगा, जो खरीदेगा, उससे गुड टाइटल मिलेगा. ओके, ये हमने खैर ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया है डिटेल में. ओके, नाउ लेट्स सी टुडेस पॉइंट्स. अच्छा, यहाँ पर इसमें एक फर्स्ट पॉइंट बाकी था, राइट, जो मैंने आपको कल बताया था, दैट विल बी सीइंग इट टुडे. देखो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है. अच्छा, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये अलग अलग हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट रीड करो, सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, then this is sale by pawnee but under certain different sections. okay, यहाँ पर सेक्शन 169 है, ये सेक्शन 176 है, और थर्ड वाले में तो सेक्शन नहीं है, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर. ओके, तो ये तीनों इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, इनका एक साथ में कोई कनेक्शन नहीं है. बस एक सेम सिमिलर पॉइंट क्या है कि तीनों में इन कंक्लूजन यही प्रूव होता है कि द पर्सन हु इज सेलिंग the whatever it is, he is not the owner, but still it will be called as a valid transaction. ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. देखो हेडिंग एक बार पढ़ लो वापस से, क्या लिखा है, सेल बाय अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. अब देखो हुआ क्या, दैट आप एक रेस्टोरेंट में गए हो. ठीक है, अब वो रेस्टोरेंट में यू फाइंड अ नेकलेस. ओके, नेकलेस इज नॉट रियल गोल्ड, नेकलेस इज से सिल्वर कलर का नेकलेस है. ओके, तो आपको वो नेकलेस मिल जाता है, बट फिर आप क्या करते हो, आप जो लोग वहां पर बैठे होंगे आप उनसे पूछताछ करोगे, करेक्ट, कि किसी, ऐसा तो नहीं कि आपका है, यू विल आस्क डिफरेंट पीपल. फिर आप वो रेस्टोरेंट में जो मैनेजर होगा या जो वेटर्स होंगे, आप उन सबसे भी पूछोगे, राइट, कि मुझे यहाँ पर मिला है नेकलेस. ओके, सो इन दैट केस, इन दैट प्रोसेस, you become the finder, you become the finder of lost goods, right, क्योंकि आपको कुछ ऐसे गुड्स मिले हैं जिसका पता ही नहीं है कि ओनर कौन है, तो उसे हम क्या, कौन से गुड्स मानेंगे, लॉस्ट गुड्स, एंड यू आर द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. ठीक है, तो उस केस में देखो क्या होता है, लेट अस रीड इट. देखो, here the finder of lost goods is not the true owner, करेक्ट. मुझे तो सिर्फ वो सिल्वर नेकलेस मिला है, तो अगर मिल गया तो मैं ओनर बन गई क्या, नहीं ना, मैं तो सिर्फ फाइंडर हूं, आई एम नॉट द ओनर. ओके, क्या लिखा है, ही कैन सेल द लॉस्ट गुड्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. मतलब क्या, दैट आई एम नॉट द ओनर ऑफ द नेकलेस, आई एम जस्ट अ मियर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. पर उस केस में क्या लिखा है, ही कैन सेल द लॉस्ट गुड्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ओनली. अब यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस समझना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट देखो,
इफ द ट्रू ओनर कैन नॉट बी फाउंड विथ रीजनेबल डिलिजेंस, मतलब क्या, अगर मुझे आज सिल्वर नेकलेस मिल जाता है और इतना पूछताछ करने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रू ओनर कौन है, तो मैं जब ट्रू ओनर को ढूंढ रही हूं ना, आई शुड एक्चुअली हैव गुड इंटेंशंस, आई शुड हैव जेन्युइन इंटेंशंस। पर अगर ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा है, इट्स बीन 1 month that silver necklace is in my possession, it has been 1 month, it has been 2 months, it has been 6 months, और मैं इतने दिनों तक वो ट्रू ओनर को ढूंढ रही हूं पर ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में आई कैन सेल द लॉस्ट गुड्स। मतलब क्या, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, दैट आई शुड एक्चुअली टेक एफर्ट्स टू फाइंड द रियल ओनर, बट इफ द ट्रू ओनर कैन नॉट बी फाउंड विथ रीजनेबल डिलिजेंस, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट आई विल सेल द नेकलेस। आई कैन सेल द नेकलेस इफ आई वॉन्ट, ये पॉइंट है, अगर मैं चाहूं तो मैं उसे अपने पास भी रख सकती हूँ फॉर एवर, बट if I want, I can sell the necklace provided the true owner cannot be found with reasonable diligence. Reasonable diligence का मतलब क्या होता है कि मैंने पूरी कोशिश की है ट्रू ओनर को ढूंढने की पर वो मिल ही नहीं रहा है। Also, I waited for such a long period to find the true owner. मैंने सारे एफर्ट्स ले लिए हैं पर मिल ही नहीं रहा है, तो एट द एंड जाके आई कैन सेल द नेकलेस इफ आई वांट। ठीक है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, कोई मुझे ये नहीं बोल सकता है दैट तुमने तो ट्रू ओनर ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, तुमने तो दूसरे दिन ही नेकलेस को सेल कर दिया, है ना। तो इसलिए क्या लिखा है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड हु इज द ट्रू ओनर विथ रीजनेबल डिलिजेंस। अगर मिल ही नहीं रहा है तो फिर बेच दो। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखो, इफ द ट्रू ओनर इज फाउंड, मतलब अभी ट्रू ओनर मिल गया, ठीक है, बट refuses to pay the lawful charges of the finder। अब सुनो हुआ क्या, अब ये नेकलेस मुझे मिला है, ओके, आई हैव रिसीव्ड, मुझे ये नेकलेस मिला है, ठीक है, फिर मैं ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ट्रू ओनर भी मिल जाता है। ट्रू ओनर मुझे 6 months के बाद मिलता है, इतना ढूंढने के बाद, इतनी कोशिश के बाद मुझे फाइनली आफ्टर 6 months आई फाइंड हु इज द ट्रू ओनर। ठीक है, अब मैं ट्रू ओनर को कहती हूं कि ये जो नेकलेस है, ये जो इतना इतना सिल्वर वाला नेकलेस है, इसे मैंने अपने पास रखा 6 महीनों के लिए, तो डोंट यू थिंक आई डिजर्व समथिंग, बिकॉज मेरा तो कुछ जाता नहीं, मैं तो नेक्स्ट डे भी सेल कर सकता था अगर मैं मेरे कोई इंटेंशंस नहीं होते थे फाइंड करने के। सो I kept your necklace in my possession for 6 months, and I also took all the efforts to find the true owner. So I will give you this necklace provided you pay me rupees 2000 for keeping this necklace safe with me, okay, in my custody। ओके, तो मैं तुम्हें नेकलेस दे दूंगा पर तुम मुझे 2000 दे दो, और वो 2000 इसलिए दो बिकॉज आई डिजर्व इट, बिकॉज आई हैव केप्ट योर नेकलेस सेफ, आई हैव केप्ट इट इन माय कस्टडी फॉर 6 months। तो अब हुआ क्या, ये जो ट्रू ओनर है ये मुझे 2000 पे नहीं कर रहा है। तो अभी पॉइंट देखो क्या लिखा है, इवन इफ द ट्रू ओनर इज फाउंड बट ही रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस, in that case also you can sell the lost goods। मतलब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें नेकलेस दे देता हूं, तुम मुझे सिर्फ 2000 दे दो, वो भी 2000 क्यों, क्योंकि मैंने 6 महीने तक तुम्हारा नेकलेस संभाल के रखा, सेफ रखा, मेरी कस्टडी में रखा। अब ट्रू ओनर मुझे वो 2000 देने से मना कर देता है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं उसे नेकलेस दूंगी ही नहीं। I will not give him the necklace because I have kept a condition over here, and the condition says that if you want this necklace you have to give me 2000, and if the true owner refuses to pay me this 2000 then I will not give him the necklace, and then if I want in future I can sell the necklace।
तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ट्रू ओनर मिल जाने के बाद भी ये नेकलेस का पोजेशन मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि ये ट्रू ओनर ने मुझे लॉफुल चार्जेस पे करने से इनकार कर दिया है. सो इवन इफ द ट्रू ओनर इज फाउंड, I will not give him the necklace because he's refused to pay me the lawful charges which I deserve. Okay? तो इस केस में भी मैं क्या करूंगी, ये नेकलेस मेरे पास ही रखूंगी एंड आई कैन सेल इट इन फ्यूचर. ठीक है, तो वापस देखो वही चीज प्रूव हो रही है घुमा फिरा के कि यहाँ पर मेरे पास ये नेकलेस का क्या है, आई जस्ट हैव द पोजेशन ऑफ द नेकलेस. डू आई हैव द ओनरशिप? द आंसर इज नो. बट कैन आई सेल दिस नेकलेस इन फ्यूचर if the true owner is not paying me the lawful charges? The answer is yes. ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज है. यहां पर मैं वो नेकलेस की सेलर बन जाती हूँ. क्या पर मेरे पास क्या ओनरशिप है? द आंसर इज नो. बट कैन आई सेल द नेकलेस? द आंसर इज यस. ओके, अगर ये ट्रू ओनर मुझे लॉफुल चार्जेस पे कर देता तो मैं खुशी खुशी नेकलेस दे देती उसे, बट ही इज नॉट पेइंग मी द लॉफुल चार्जेस. सो इन दैट केस आई विल रिटेन द नेकलेस विथ मी and I will not return the necklace to him, and I can sell the necklace if I want. ठीक है? So this is condition number 3. If the true owner is found but he is not willing to pay the lawful charges, then I can sell the necklace. First में क्या देखो, first point में क्या है? First point में है कि true owner मिल ही नहीं रहा था. मिल ही नहीं रहा था तो आप सेल कर सकते हो. Second point में true owner मिला है पर उसने रिफ्यूज कर दिया लॉफुल चार्जेस पे करने के लिए, तो देन स्टिल आई कैन सेल द नेकलेस इफ आई वांट. ठीक है, क्योंकि वो लॉफुल चार्जेस पे नहीं कर रहा है तो मैं तो उसे नेकलेस भी नहीं दूंगी, तो नेकलेस तो अब तक मेरे पास ही है. करेक्ट. एंड द थर्ड पॉइंट इज, देखो क्या लिखा है, इफ द गुड्स आर इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यू. मतलब क्या, अब सपोजिटली मुझे नेकलेस की जगह फ्रूट्स का एक बड़ा फ्रूट्स की इतनी बड़ी पेटी मिली है. आई हैव गॉट, मुझे एक फ्रूट्स का ना वो बॉक्स मिला है विच हैज सम 3 to 4 डजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट. तो ये जो गुड्स हैं दे आर पेरिशेबल गुड्स. करेक्ट, इनकी लाइफ इतनी नहीं होती है बिकॉज दे आर पेरिशेबल गुड्स. फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गया, है ना. ये कितना मतलब इनका एक्सपायरी डेट इज वेरी नियर. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मैक्स 1 week और 2 weeks, राइट. दे आर नॉट ड्यूरेबल गुड्स. तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसे गुड्स मिल जाते हैं जो कि पेरिशेबल हैं, तो उस केस में तो आप you just take little efforts to find the true owner, but if you don't find him then you can sell the goods. ठीक है, तो आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा वेट करोगे तो गुड्स तो ऑलरेडी फिर डैमेज हो जाएंगे, फिर तो आप भी सेल नहीं कर पाओगे, राइट. तो जहां पर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, just find the true owner, but if you can't find him then you can sell the goods immediately. ठीक है. एंड पॉइंट 3, लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है. if the lawful charges if the lawful charges of the finder in respect of the thing found amounts to 2/3 of its value. अब ये सुनो, यहाँ पर एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो इसको मैं पहले हाईलाइट कर लेती हूँ. लॉफुल चार्जेस अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू. ओके, अब देखो हुआ क्या, मुझे सपोजिटली, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बेसिस पे दे रही हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, एक मुझे कैमरा मिला है. ठीक है, अब मैं कौन बन जाती हूँ, आई बिकम द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. ठीक है, अब सपोजिटली ये कैमरा का प्राइस है ₹100. ठीक है, कैमरा का प्राइस कितना है, 100 रुपए का है. ठीक है, अब मुझे ये कैमरा मिल जाता है. सो दिस कैमरा is not in a good condition. This camera is not in a good condition. तो मैं क्या करती हूं, मैं ये कैमरा का रिपेयर करवा लेती हूं. मैं ये कैमरा का रिपेयर करवा लेती हूं. ठीक है,
और रिपेयरिंग जब मैं करवा रही हूं तो रिपेयरिंग का कॉस्ट आ जाता है मेरा ₹66। कितना कॉस्ट आ जाता है? ₹66। अगर आप 100 का 2/3 करते हो, अगर आप कैलकुलेशन करते हो 100 का 2/3, तो अराउंड इतना ही वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट? अगर आप 100 का 2/3 करते हो तो कितना वैल्यू आ जाएगा? सपोजिटली 65, 66 और वॉट एवर इट इज। ठीक है, अच्छा। आई एम द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। वो गुड्स का वैल्यू कितना है? वैल्यू है ₹100, पर वो कैमरा थोड़ा ढंग का नहीं था, थोड़ा टूटा हुआ था, तो मैंने वो कैमरा का रिपेयरिंग करवा लिया और वो रिपेयरिंग का खर्चा कितना आया? ₹66। ठीक है, अब रिपेयरिंग करवाने के बाद आई फाइंड आउट कि मेरा जो रिपेयरिंग का खर्चा हुआ है दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। जितना मेरा रिपेयरिंग का खर्चा आया है दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आप वो प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ऐसा खर्चा कर देते हो जो खर्चा इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस केस में आप ऑटोमेटिकली वो कैमरा को सेल कर सकते हो या वो कैमरा आपका हो जाता है। तो उस केस में आप ट्रू ओनर को फाइंड करोगे ही नहीं। यू विल नॉट फाइंड द ट्रू ओनर। दैट मीन्स यू विल इमीडिएटली यू कैन सेल द कैमरा इफ यू वांट। इफ this kharcha is equal to 2/3 of what? 2/3 of the actual amount, 2/3 of the actual value of the product. तो अगर आप वो प्रोडक्ट पर या कैमरा पर या जो भी है उस पर आप इतना खर्चा करवा लेते हो ऑफ रिपेयरिंग इट, जिसका एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स ट्रू वैल्यू, तो उस केस में यू कैन डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप चाहिए तो आप सिर्फ कैलकुलेशन लिख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक, सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये हेडिंग दे दो। उसके बाद राइट दिस 4th पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो इजी हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। जस्ट राइट दिस, ये सिर्फ कैलकुलेशन लिख लो फटाफट। तो देखो अब रीड कर लो क्या लिखा है। If the lawful charges of the finder in respect of the thing found amounts to 2/3 of its value, ठीक है, उस केस में he can sell the lost goods। तो आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट इंडिविजुअली पढ़नी है and then in conclusion you have to read this point which is given in the introduction। okay, then in that case देखो what we'll do, we'll read down this one। देखो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। If the true owner cannot be found with reasonable diligence, he can sell the lost goods. If the true owner is found but refuses to pay the lawful charges, he can sell the lost goods. If goods are in danger of perishing, then he can sell the lost goods. If lawful charges amounts to 2/3, he can sell the lost goods. ठीक है, आफ्टर रीडिंग एवरी पॉइंट आपको वो कंक्लूजन में पढ़ना है, पर लिखना ऐसे ही है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप ये लिख लो एंड देन दीज 4 डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, सो इन ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव प्रूवन कि इवन दो ही इज नॉट द ओनर, एंड यहाँ पर तो पता ही है दैट ही इज जस्ट अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, स्टिल ही कैन सेल द गुड्स। ओके, प्रोवाइडेड ये चारों में से रिस्पेक्टिव कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो ही। ऐसा ना हो कि आज आपको मिला कुछ प्रोडक्ट और आज ही आपने सेल कर दिया, तो फिर वहां पर फर्स्ट वाली कंडीशन आप ब्रीच कर लेते हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है? द ट्रू ओनर कैन नॉट बी फाउंड विथ रीजनेबल इंटेलिजेंस, मतलब पहले आपको ट्रू ओनर को ढूंढना है विथ रीजनेबल इंटेलिजेंस। आपको मिलते ही अगर आपने सेल कर दिया तो फिर दैट्स रॉन्ग, करेक्ट? So these are the exceptions in other acts. So there are 3 exceptions. Finder of lost goods. अच्छा, ये जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, तो आपको हेडिंग लिखना है और फिर आपको जस्ट दीज 4 पॉइंट्स यू हैव टू लिस्ट डाउन। ओके,
देन दिस इज प्लेज वाला पॉइंट और ये लिक्विडेशन का है, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक और हमारा पॉइंट बचा था आई गेस, दिस वन, सेल बाय अ पर्सन, पॉइंट नंबर 4, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सुन लो, सेक्शन 29, पहले हम एग्जाम्पल समझ लेंगे, फिर आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हुआ क्या, आई से मिस्टर ए है एक, ओके, एंड मिस्टर बी है। मिस्टर बी गोज टू मिस्टर एज हाउस और मिस्टर बी threatens A to sign on his car papers. Okay, Mr. B threatens मतलब क्या, हम हिंदी में कहते हैं ना धमकियां देना, करेक्ट। सो मिस्टर बी threatens मिस्टर ए टू साइन ऑन मिस्टर ए's कार्स पेपर, कि भाई तुम ये डॉक्यूमेंट पर साइन करो, okay, and in that document it is written that A is lawfully selling his car to B. So there is this agreement, okay, agreement एक बना हुआ है और B इसे धमकियां देता है कि यहाँ पर आपको साइन करना है, पर वो अग्रीमेंट में क्या लिखा है कि A खुशी खुशी वो कार B को सेल कर रहा है, ठीक है, बिकॉज अग्रीमेंट में तो these words are not written ना, that I am threatening Mr. A to sign, right? So agreement is a valid document and Mr. B threatens Mr. A to sign on this agreement. Now in this case Mr. A has two options. Mr. A has two options. First option क्या है कि वो B की बात सुन लेगा, B की धमकियों से डर जाएगा, ठीक है, and he will sign the document, ठीक है। So this is option number 1, that he will sign the document. और ऑप्शन 2 क्या है, that again obviously ऑप्शन 2 ये है कि मिस्टर ए वो डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेगा एंड वो बी को क्या बोलेगा, that whatever you want to do you can do, I will not stop you but I will not sign the document. तो ऑप्शन 2 क्या होता है कि वो साइन नहीं करेगा, that means he is not afraid from the threats which Mr. B is giving to A. So these are the two clear-cut options, correct? Now we are specifically talking about option number 1. Okay. Acha, before we start discussing about option number 1, whenever in a contract there are two options, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, ए के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो डॉक्यूमेंट पर साइन करेगा और डर जाएगा, या ऑप्शन 2 क्या है, वो साइन नहीं करेगा बिकॉज he does not feel threatened, he is not afraid from the threats which he is receiving from B, ठीक है। So whenever in a contract when one party gets two options, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम voidable कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, voidable कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं, ठीक है। जब भी एक पार्टी को दो ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें से he has to choose, whenever there are options, whenever there are two options, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम voidable कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा लर्न करना है, मैं आगे इसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, नाउ इन दिस केस वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ए डर जाएगा धमकियों से और ए यहां पर साइन कर लेगा, करेक्ट। अच्छा, अब ये उसने ए ने साइन कर दिया, यहां पर अग्रीमेंट में क्या लिखा है कि ए खुशी खुशी अपने विल से बी को अपनी कार बेच रहा है, ये अग्रीमेंट में ये लिखा है जिसके नीचे ए ने साइन कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे मान लो दैट नाउ बी सेल्स दिस कार टू मिस्टर सी, ठीक है, सेल्स दिस कार टू मिस्टर सी। अब जैसे ही ये अग्रीमेंट पे ए ने साइन कर दिया
तो अब कार किसकी हो गई? बी की हो गई, करेक्ट, बी के पोजेशन में आ गई, क्योंकि ए ने तो डर के मारे साइन कर दिया। तो कार अब किसकी हो गई? कार अब हो गई मिस्टर बी की। ओके, अब मिस्टर बी जाता है सी के पास और वो सी को दिखाता है कि देखो ये कार के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने मिस्टर ए से खरीदा है, यहाँ पर मिस्टर ए का साइन है, और ए ने तो मुझे खुशी खुशी सेल किया। क्योंकि जब सी ये डॉक्यूमेंट पढ़ेगा तो क्या उसे थोड़ा भी लगेगा दैट बी हैड थ्रेटेंड ए? नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है ना। सो व्हेन मिस्टर सी रीड्स दिस डॉक्यूमेंट, he will also find कि भाई ओके, दिस ट्रांजैक्शन वाज अ वैलिड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब होगा क्या? नाउ बी इज फर्दर विलिंग टू सेल टू मिस्टर सी। अच्छा, मिस्टर सी को थोड़ी सी भी आइडिया नहीं है कि बी के पास वो कार कैसे आई, लॉफुली आई या अनलॉफुली आई। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? बी सी को कार सेल कर देगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि क्या बी ट्रू ओनर था? द आंसर इज नो। उसके पास तो ओनरशिप